नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के दूसरे अध्याय यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। कुछ लोग ऐसे थे जो सामाजिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तित कर देना चाहते थे। दूसरे स्तर के जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते और तीसरे प्रकार के लोग वो थे जो चाहते थे कि परिवर्तन तो हो लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि फ्रांस ने हमें स्वतंत्रता समानता का जो सूत्र दिया था उस पर सभी लोग चर्चा कर। आज हम इस अध्याय में रूस में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, इसके लिए हमने रूस की क्रांति को 4 हिस्सों में बांटा है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, पहला हिस्सा सामाजिक परिवर्तन का युग, उसके बाद आती है रूसी क्रांति। पेट्राग्राड में फरवरी क्रांति और उसके बाद क्या क्या घटना हुई, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम किताब की सहायता से इसका अध्ययन करें। सामाजिक परिवर्तन का युग, फ्रांस का प्रभाव रूस में भी देखा जा सकता है। वहां पर उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी तीन विचारधारा के लोग जो चाहते थे कि परिवर्तन हो तो किस प्रकार से, लेकिन उदारवादी समूह वंश पर आधारित शासन की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहता था। वे सभी लोगों को समान मानते थे और सामूहिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार को चाहते थे जिसमें शासकों और अफसरों का प्रभाव कम हो और न्यायपालिका कानून के अनुसार सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। परंतु फिर भी यह समूह पूरी तरह लोकतंत्रवादी नहीं, ये सार्वभौमिक मताधिकार के पक्षधर नहीं। ये चाहते थे कि वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को हो जिनके पास संपत्ति। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित। इनमें से बहुत से लोग महिला आंदोलन के भी समर्थक थे और उदारवादियों के विपरीत ये बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को किसी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ। और तीसरा विचार था रूढ़िवाद, जो रेडिकल और उदारवाद दोनों के खिलाफ। वो चाहते थे कि बदलाव की जरूरत ही नहीं है, पुराने समय से जो चली आ रही परंपराएं उनका विरोध नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन बहुत आवश्यक भी हो तो वह अतीत का सम्मान करते हुए धीरे धीरे होना चाहिए। फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे यूरोप और विश्व में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए उथल पुथल मची हुई, इसलिए कई विचारधाराओं में बटे हुए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इस समय सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत परिवर्तन, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, पुरुषों के साथ साथ स्त्री और बच्चे भी कारखानों में काम करने लगे, परंतु वहां पर काम की बहुत लंबी पारी होती थी और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। वहां औद्योगिक वस्तुओं की मांगे कम हो रही थी और इस प्रकार से चारों ओर बेरोजगारी दिखाई दे रही। इस समस्या का समाधान रेडिकल और उदारवादी दोनों ही चाहते थे, क्योंकि अधिकांश रेडिकल और उदारवादी व्यापार और उद्योगों से जुड़े हुए। वे चाहते थे लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, जिससे वो शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे तो ज्यादा काम करेंगे और हमारे लिए और समाज के लिए ज्यादा उपयोग। लोगों को रोजगार मिले, लोग अपनी मेहनत से कुछ कर पाए। किसी को विशेषाधिकारों के कारण सब कुछ न मिले, वे व्यक्तिगत प्रयासों के समर्थक थे। वे चाहते थे सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए और उन्हें रोजगार मिले, बिना रोक टोक के उन्हें मौका मिले। इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द रेडिकल और उदारवादी इस बेरोजगार जैसी समस्या का समाधान निकाला जा सके। यूरोप में 1815 में जो सरकारें बनी वे सभी जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी। इस कारण से अधिकांश लोग उन्हें हटा देना चाहते थे और इसके लिए कई आंदोलन भी हुए। यूरोप में समाजवाद काल, 19वीं शताब्दी आते आते यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार हो गया था। लोगों का ध्यान उसने अपनी ओर खींचा, जबकि समाजवादी संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मान। उनका कहना था जो निजी संपत्ति कमा रहा है वह कहीं ना कहीं मजदूरों या दूसरे लोगों के द्वारा उत्पन्न की जाती और पूंजीपति को अपने लाभ से ही मतलब, इसलिए वह मजदूरों के हित के लिए कुछ नहीं करता। समाजवादी भविष्य के बारे में एक अलग दृष्टिकोण, वो कहते थे कि सामूहिक उत्पादन होना चाहिए, कोऑपरेटिव उद्यम होने चाहिए जिसमें सभी का बराबर का हिस्सा। ऐसे एक उद्योगपति इंग्लैंड के थे रॉबर्ट ओवेन, उन्होंने भी एक नए सामाजिक विचार को गढ़ने की कोशिश की। इसी प्रकार से फ्रांस में लुई ब्लॉक भी चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योगों को की जगह सामूहिक उद्योगों को प्रोत्साहन और कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह को मिलकर चीजें बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। इस प्रकार कोऑपरेटिव के द्वारा कमाए गए मुनाफे को उसके सदस्यों में बांटने का विचार भी महत्वपूर्ण रहा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में
अपने विचार रखे। मार्क्स ने कहा, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पूंजीपति की है और उसका मुनाफा भी उसी का है और पूंजीपति हमेशा अधिक से अधिक पैसा कमा। मार्क्स का विचार था, पूंजीवाद अपने आप में ही शोषण का पर्याय है। मार्क्सवाद का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना हो, जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज की यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व। उन्होंने भविष्य के लिए समाज को साम्यवादी समाज का नाम। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही हो। उसकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 आते आते यूरोप में समाजवाद का विचार पूरी तरह फैल गया। इंग्लैंड और जर्मन के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्यस्थली को सुधारने के लिए कई आंदोलन किए और संगठन बनाए। उन्होंने काम के घंटे कम करने और मताधिकार के लिए अपनी आवाज उठाना शुरू। इन मजदूरी संगठनों का संपर्क जर्मन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी था, जो चुनाव के समय में पार्टी को सहयोग प्रदान कर। वहीं 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियनों के द्वारा अपनी एक अलग पार्टी लेबर पार्टी के नाम से बनी, लेकिन 1914 तक यूरोप में कहीं पर भी समाजवादी सरकार नहीं बनी। रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े हुए औद्योगिक देशों में से एक देश था रूस, जिसमें 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए सत्ता पर समाजवादी काबिज हुआ और इसी घटना को अक्टूबर क्रांति भी। 1914 में रूस और उसके पूर्ण साम्राज्य पर जार द्वितीय का शासन, जिसमें बहुत बड़ा भूभाग था यूरोप से एशिया। अर्थव्यवस्था और समाज। रूसी जन साम्राज्य की लगभग 85% जनता किसान और वो खेती कर, जबकि यूरोप के अधिकांश देशों में 40 से 50% जनसंख्या खेती करती थी। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था और उद्योग वहां पर बहुत कम। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए, जब रूस में रेल नेटवर्क फैलाने का प्रयास किया। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे और वो मजदूरों को न्यूनतम वेतन। कारीगरों की इकाइयां और वर्कशॉपों में काम की पाली 15 घंटे तक खींच जाती थी। इस प्रकार से मजदूरों से बहुत अधिक समय तक काम लिया जाता। सामाजिक स्तर पर भी मजदूर बहुत बटे हुए थे, क्योंकि कुछ लोग अपने मूल गांव से अभी भी गहरा संबंध रखते थे और बीच बीच में अपने गांव जाते रहे। कुछ मजदूर ऐसे थे जो धातु कर्मी थे, वो अपने आप को उन अन्य मजदूरों से अधिक निपुण और योग्य मानते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या भी लगभग 31% थी, जबकि उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था पुरुषों की अपेक्षा। मजदूरों में इन सब अंतरों के बावजूद भी वे एकजुट होकर संघर्ष करते थे और हड़तालें करते। दूसरी ओर देहात में किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियां सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्चों की। मजदूर भी इसी प्रकार से बटे हुए थे। कुछ छोटे मजदूर थे, कोई बड़े मजदूर थे, कोई खेती के मालिक थे, कोई केवल मजदूरी करते। रूस में सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं था, क्योंकि वे जनता से लगाव नहीं रखते थे, बल्कि राजा के प्रति जवाबदेही थे। और इस प्रकार से रूस के किसान ये चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट। अक्सर वे लगान देने पर लड़ाई करते और कई बार कई जमींदारों की हत्या भी करते। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी अनेक घटनाएं हुई। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले भिन्न था, क्योंकि वहां पर सारी जमीन कम्यून या मीर को सौंप दी जाती और फिर वह कम्यून प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों में जमीन बांट देता था और किसान उस पर खेती करते। यह घटना हर वर्ष या कुछ वर्षों के बाद दोहराई जाती रहती थी। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में कोई भी राजनीतिक पार्टी गठित करना गैर कानूनी था और इसलिए वहां पर जो भी पार्टियां या मजदूर संगठन थे वो सभी गैर कानूनी। परंतु फिर भी वो छुपते छुपाते अखबार भी निकालते थे और संगठित होकर मजदूरों के लिए हड़ताल भी करते। रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से अपनी जमीनें बांटते हैं और फिर इकट्ठा कर देते हैं, इससे वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी हैं और रूस में जो समाजवादी क्रांति होगी उसके अग्रदूत किसान ही होंगे। इसीलिए उन्होंने सन 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया और किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाया और संघर्ष किया। लेकिन लेनिन का मानना था कि किसान एकजुट नहीं है, कोई बड़ा किसान है, कोई छोटा किसान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इसलिए उनमें एकता नहीं हो सकती। लेनिन चाहते थे कि संगठन के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए और वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा अनुशासित। उथल पुथल का समय और 1905 की रूस एक
निरंकुश राजशाही। यहाँ का राजा अर्थात जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा साल, क्योंकि बहुत अधिक महंगाई बढ़ गई थी। जितना पैसा उनको मिलता था उसमें उनका जीवन चलाना मुश्किल। उसी समय पर 4 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके विरोध में सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर चले गए। उन्होंने काम के घंटे कम करने, वेतन में वृद्धि करने और कार्यस्थलियों में सुधार करने की मांग। उसी दौरान पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक समूह राजा के महल की ओर गया। वहां पर उपस्थित पुलिस और सेना के द्वारा उन मजदूरों पर गोली चलाई गई, जिसमें 100 मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल। इस घटना को 1905 का खूनी रविवार कहते हैं। इससे पूरे देश में हड़तालों का दौर शुरू हुआ। छात्रों के द्वारा हड़ताल, डॉक्टरों के, वकीलों के, इंजीनियर के, मध्यम वर्ग के, कामगारों के द्वारा संविधान बनाने के लिए मांग उठने लगी। इस स्थिति को देखते हुए 1905 की क्रांति के बाद जार अर्थात रूस के राजा ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद, जिसको ड्यूमा कहते हैं, उसका गठन करने पर सहमति दे दी। परंतु जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन में भंग कर दिया। दूसरी ड्यूमा बनी, उसको 3 महीने में भंग कर दिया। तीसरी ड्यूमा बनाने के लिए उसने कानूनों में ऐसा परिवर्तन किया जिससे केवल अपने चहेते को ही रखा जाए। 1914 में यूरोपियन देशों के 2 संगठनों में युद्ध हो। एक और था जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिसे केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है, और दूसरे खेमे में था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी आ गया था। इन दोनों पक्षों में युद्ध हो गया, क्योंकि दोनों पक्षों के अधिकांश देश साम्राज्यवादी थे, दूसरे देशों पर कब्जा करके वहां पर शासन कर रहे। इसलिए युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया और इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। पहले रूसी जनता ने इस युद्ध को बहुत समर्थन दिया। जनता अपने राजा के साथ रही, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध खिंचता गया, जनता राजा से नाराज होती गई और इसका विरोध शुरू कर। इसके विरोध के रूप में ही सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के 2 मोर्चे थे। पूर्वी मोर्चे पर रूस युद्ध कर रहा था और पश्चिमी मोर्चे पर इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध कर रहे। पूर्वी मोर्चे पर बहुत सी सेना मारी गई। 1914 से 16 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 में तक लगभग 70 लाख रूसी सेना के मारे। रूसी सेना पीछे हटती जा रही थी और साथ ही साथ वह वहां की फसलों को, इमारतों को भी नष्ट कर रही थी। इससे भी रूस के लगभग 30 लाख लोग बेघर हो गए। रूस की राजशाही सेना, जिसको स्टीम रोलर कहा जाता था, वह थक चुकी थी। उन्होंने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना प्रारंभ किया। युद्ध में उद्योगों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो आपूर्ति बाहर से होती थी वो बंद हो गई और जो यंग जनरेशन थी वह सारी सेना में लगा दी गई। अब केवल बच्चे और महिलाएं ही कार्य कर रही थी, जिससे कि उत्पादन बहुत कम। रूस में पैदा होने वाला अधिकांश अनाज सेना के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। खाने की समस्याओं से परेशान होकर मजदूर संगठित हुए। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब। नेवा नदी पेट्रोग्राद के मध्य से बहती है। उसके एक और आलीशान मकान, भवन और राजा का महल थे और दूसरी ओर मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे। देश में महंगाई के कारण खाने की भारी भीषण कोहरा और बर्फबारी हो रही थी। 22 फरवरी को दक्षिण तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई और अगले दिन उसके समर्थन में 50 अन्य फैक्ट्रियों में भी तालाबंदी का ऐलान कर। देखते ही देखते तालाबंदी बढ़ती गई और इसका नेतृत्व महिला कर रही। इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता। जब यह आंदोलनकारी जनता राजा के महल के इलाके में घुस गई तो राजा ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक सारे प्रदर्शनकारी भाग, परंतु 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन राजा ने घुड़सवारों को उन्हें नियंत्रित करने के लिए भेजा। रविवार 25 फरवरी को राजा सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और ड्यूमा के सदस्य सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी पुनः इकट्ठा हुए और 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला बोला। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटे और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर।
सरकार ने इसके लिए फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात किया, लेकिन उन्होंने जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया और आंदोलनकारियों में जाकर मिल गए। उसके बाद सिपाहियों और मजदूरों ने मिलकर परिषद का गठन किया, जिसको सोवियत कहते हैं, और इसकी एक बैठक हुई ड्यूमा में। वहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि सभा जार से मिलने गई। उसमें सैनिक कमांडो ने राजा को सलाह दी कि गद्दी छोड़ दीजिए। राजा ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी और सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। यह तय किया गया कि रूस के भविष्य के लिए जो फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और इसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पूरे रूस से किया जाए। फरवरी के बाद रूस की स्थिति क्या थी? अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी और भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली, और वे चाहते थे कि जल्द से जल्द एक निर्वाचित सरकार का गठन हो जाए। 1917 में बोल्शेविकों के एक निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन पहले से ही 1914 के युद्ध में रूस के भाग लेने के विरोध में। उन्होंने कहा कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीनें किसानों में बांट दी जाए, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाए। जबकि इस बात से बहुत से कम्युनिस्ट भी हैरान रह गए। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, परंतु अगले कुछ महीनों में ही देश में ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनके विचार बदले। गर्मियों में मजदूरों में आंदोलन हो गया, औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटी बनाई गई, मजदूरों के द्वारा फैक्ट्रियों को चलाया जाने लगा, ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी, सिपाहियों में भी समितियां बनाई जाने लगी और 1917 में एक विशाल आयोजन बोल्शेविकों के द्वारा किया गया। गांव में किसान और समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि का वितरण करने के लिए दबाव बना रहे थे, इसलिए उसके लिए समिति बना। सामाजिक क्रांतियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों में बहुत सी जमीनों को बांट दिया गया। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। जो सरकार के वफादार सैनिक थे, उन्होंने बोल्शेविक अखबारों और उनके दफ्तरों का घेरा डाल दिया। इस बात को देखते हुए क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि वह सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस तथा राजा के महल पर बमबारी शुरू कर और शहर के अंदर जितने भी सैनिक ठिकाने थे उन पर नियंत्रण कर लिया। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उनका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और सभी किसानों में सामंतों की जमीनों को बांट देने की खुली छूट दी। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघरों और जरूरतमंद लोगों को दे दिया जा सके। और परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए सैनिकों की वर्दी भी बदल दी। बोल्शेविक पार्टी का नाम भी बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। नवंबर 1918 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जा, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला और जनवरी 1918 में बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज। इससे लेनिन ने असेंबली ही भंग कर दी और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को ही लोकतांत्रिक संस्था मान लिया। 1918 में जर्मन से संधि करके युद्ध खत्म कर दिया। अब रूस में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बनी और उसे ही रूसी संसद का दर्जा भी दे दिया गया। जो भी बोल्शेविकों की आलोचना करता था उसको दंड दिया जाता था। गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि ज्यादातर सिपाही किसान थे और वो भूमि वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा करने के लिए। इस बात के लिए बोल्शेविकों का अन्य पार्टियों ने विरोध और निंदा की और 1920 तक रूसी साम्राज्य के अधिकांश हिस्से पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर बहुत से स्थानीय लोगों के कत्लेआम किए।
साम्राज्यवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी गई जिसका सामाजिकरण किया जा चुका और जब्त की गई शेष जमीन पर बोल्शेविकों के द्वारा सामूहिक खेती की जाने लगी। शासन के लिए केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है और उसके लिए 5 वर्ष की योजना बनाई गई, इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। पहली 2 योजनाएं 1927 और 1932 तथा 1933 और 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। इससे स्टील, कोयला, तेल के उत्पादन में 100%। मगर इस तेजी से होते हुए विकास के दबाव में कार्यस्थलियां खराब हो, मजदूरों की हालत खराब हो गई। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था का विकास किया गया जिसमें फैक्ट्री के कामगारों, किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला देने का खास इंतजाम किया। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्री में ही बाल बाड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, परंतु ये सब पर्याप्त नहीं थे क्योंकि सरकार के संसाधन कम। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। लेनिन के बाद रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता स्टालिन ने संभाली। उसने पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हुए कठोर कदम उठाए। जो किसान और व्यापारी सरकार को गेहूं नहीं बेच रहे थे, उन पर काबू पाने के लिए 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया और उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा। जो वहां के बड़े किसान थे जिनको कुलक कहा जाता था, उन कुलकों के ठिकानों पर छापा मारा और उनसे वह गेहूं प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से यह सब खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, परंतु जब इससे भी अनाज की पूर्ति नहीं हुई तब सामूहिक खेती करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में तर्क दिए गए, किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं और उन पर आधुनिक खेती नहीं की जा सकती, इसलिए आधुनिक खेती विकसित करने के लिए, मशीनों के द्वारा खेती विकसित करने के लिए इन किसानों और कुलकों से सारी भूमि राज्य के नियंत्रण में ले ली गई और बड़े बड़े खेतों का निर्माण करके उन पर यंत्रों के द्वारा खेती की जाने लगी। इससे बहुत से किसान सरकार से नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अपने पशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। स्टालिन की इस सामूहिकीकरण कार्यक्रम का सभी लोग स्वागत नहीं कर रहे थे, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, कुछ किसान इसका विरोध कर रहे थे। जिन लोगों ने भी सरकार का विरोध किया उनका दमन कर दिया गया। कुछ लोगों को देश से निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, कुछ को श्रम शिविरों में भेज दिया गया और कुछ लोगों को मृत्यु दंड दिया। परंतु इस सामूहिकीकरण के बावजूद भी कोई नाटकीय परिवर्तन फसलों के उत्पादन में नहीं आया। 1930 और 33 की फसलें खराब होने का नतीजा यह हुआ कि रूस में अकाल पड़ गया और 40 लाख लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो गई। इसलिए इस सामूहिकीकरण की नीति का पार्टी के अंदर भी और पार्टी के अन्य सहयोगों के द्वारा भी विरोध किया गया, परंतु स्टालिन ने इस विरोध को समाजवाद का विरोध कहकर इन लोगों को जेलों में डाल दिया, श्रम शिविरों में डाल दिया गया और यहाँ तक के कुछ लोगों पर आपराधिक मुकदमे चलाकर मृत्यु दंड दे दिया। अंत में रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या रहा। जिस तरह से बोल्शेविकों ने रूसी शासन पर अपना अधिकार किया और शासन चलाया, उससे यूरोप की बहुत सी समाजवादी पार्टी सहमत नहीं थी, परंतु फिर भी ये मानकर चल रहे थे कि यह मेहनत कशों के लिए राज्य की स्थापना की एक पहल है। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद विश्व की एक पहचानी हुई हैसियत हो गई। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझ गए थे कि सोवियत संघ की शासन प्रणाली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया था कि सोवियत संघ में जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक ठाक नहीं हो रहा। एक पिछड़ा हुआ देश जो महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं मिल रही थी। विकास योजनाओं और दमनकारी नीतियों के बल पर तो हो रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की जो प्रतिष्ठा थी वह धीरे धीरे कम हो। हालांकि वहां के लोग आज भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में पुनर्विचार के लिए चर्चाएं प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से यह था समाजवाद और रूस में समाजवाद का साम्राज्य स्थापित होने के कारण। धन्यवाद।